प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हूं, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को कंप्लीट ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना है कितने % आपके सही होते हैं। आज के दोस्तों ये क्लास आपकी बहुत डिमांड रही है कि सर एक ऐसी क्लास लेके आओ जिसमें आप साइंस का पूरे टॉपिक उसके वीडियो बनाओ। तो ये बिल्कुल दोस्तों क्लास क्या रहेगी, आपकी साइंस के जो भी टॉपिक है पूरा सिलेबस है उसको कवर करेगी। साइंस में अगर डर लग रहा है साइंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं क्या पढ़े हैं, ये क्लास देख लो, बात खत्म। ठीक है ना, साइंस का आपका डर सारा खत्म हो जाएगा। और जो भी आपका साइंस का टॉपिक है सिलेबस में उन हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है और सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन आपका इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला साइंस का, तो इस क्लास को क्या करें, बिल्कुल एक बार ध्यान से पूरा जरूर देखिए। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। मैंने बता दिया इसमें आपका साइंस का पूरा सिलेबस कवर होने वाला है विद्यार्थियों सीईटी का। अगर आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आप सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए रामबाण है। इसलिए क्या करना है, आपको क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। और विज्ञान में दोस्तों है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसको मन लगाकर पूरा देख लो। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखो आपने पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उसमें से पूछा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, यहाँ दोस्तों दिए के सभी विकल्प आपको बताना इनमें से भौतिक परिवर्तन किस में हो रहा है। तो देखो विद्यार्थियों, कागज का फटना मतलब क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। पेड़ को काटना भी भौतिक परिवर्तन है, और जल का बर्फ बनना भी भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी मतलब दिए गए सभी विकल्प, तो यहाँ पर सही क्या रहेगा विद्यार्थियों, ऑप्शन डी आपका। तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। यानी जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, आपके दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप इस क्लास को मन लगा के पूरा देखना। ठीक है, और क्लास को एक बार सभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा है, क्योंकि यहाँ पर आपको दोस्तों सीईटी की निःशुल्क संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, और वो भी कम समय में। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों जल का वाष्प में परिवर्तन होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक या जैविक परिवर्तन। फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है तो उसे दोस्तों बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जी हाँ साथियों, जो भी यहाँ पर भौतिक कमेंट कर रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्या करना है आपको, बी ऑप्शन को सही करना है। साथ में कमेंट और काउंट जरूर कीजिए विद्यार्थियों। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो विक्रिया होगी। दोस्तों एक पदार्थ क्या हो रहा है, एक पदार्थ दोस्तों आपका है ना दो छोटे सरल अणुओं में टूट रहा है, तो बताओ कौन सी अभिक्रिया होगी। अपघटनीय, विस्थापन, ऑक्सीकरण, यहाँ दोस्तों आपका संयुग्मन। तो आपको पता है दोस्तों जब एक पदार्थ है ना दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो क्या होता है, अपघटनीय। जो भी साथी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। दोस्तों बताना है इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले पदार्थ है ना उससे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, उत्प्रेरक, अपचायक, या इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले पदार्थ होते हैं ना उन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, उन्हें अपचायक बोलते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले पदार्थ उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे अपचायक के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। एक बार सभी दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर करें। ठीक है ना, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, दोनों दिशाओं से होने वाली विक्रिया है। आपको बताना दोस्तों इनमें से है ना दोनों दिशाओं से होने वाली विक्रिया है वो कौन सी है। ऑक्सीकरण, अपचयन, अनुत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय। बताओ दोस्तों दोनों दिशाओं से होने वाली विक्रिया कौन सी होती है, वो आपकी होती है उत्क्रमणीय। ये क्या करती है दोस्तों, आपके दोनों दिशाओं से विक्रिया करती है। कौन सी दोस्तों, उत्क्रमणीय। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं। दोस्तों बताएंगे अभिक्रिया के वेग को है ना कौन बढ़ाता है, उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक, अपचायक, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों फटाफट छाप दो कमेंट में। आपसे पूछा है दोस्तों एग्जाम में आ सकता सवाल कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं, तो वो दोस्तों आप उत्प्रेरक होते हैं। अभिक्रिया के वेग को दोस्तों बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, ठीक है ना, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो क्या है दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है विद्यार्थियों, स्कैंडियम, मरकरी, ब्रोमीन, या दोस्तों क्लोरीन। तो देखो दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव में होती प्राप्त वो आपकी मरकरी होती है। कौन होती है दोस्तों, मरकरी। यह क्या है दोस्तों आपकी धातु होती है जो कि दोस्तों क्या है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है।
तो जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, मरकरी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर आपको बताना है दोस्तों कि सबसे अधिक दोस्तों है ना आपकी क्रियाशील धातु कौन सी होती है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन, लोहा या पोटेशियम। सबसे अधिक दोस्तों आपकी क्रियाशील धातु होती है वो कौन सी होती है, पोटेशियम। यह क्या है दोस्तों, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु मानी जाती है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा है ना, कि एक शुद्ध सोना होता है दोस्तों वो कुल कितने कैरेट का होता है। 22 कैरेट, 24 कैरेट, 28 या 23 कैरेट। तो देखो तो शुद्ध सोना होता है दोस्तों आपका 24 कैरेट। सोना क्या होता है, शुद्ध माना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्या रहेगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों बताइए, निम्न धातु में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सी धातु क्या है, सामान्य ताप पर द्रव है। ठीक है ना, सीसा, पारा, निकल या टीन। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों पारा क्या होता है, आपकी सामान्य धातुओं पर द्रव होती है। ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, सामान्य ताप पर द्रव होती है। कौन, पारा। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा, शानदार। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, चूने के पानी में दोस्तों किसका पानी है, चूने का पानी है। आपको बताना है दोस्तों कि चूने के पानी में है ना CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी कैसा होगा। अपने पास चूने का पानी, उसमें अपन क्या करेंगे विद्यार्थियों, CO2 को डाल देंगे। तो बताओ दोस्तों चूने का पानी होगा वो कैसा होगा, दूधिया हो जाएगा या दोस्तों चांदी के रंग का हो जाएगा, चमकीला, या दोस्तों आपका सुनहरा पीला हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, चूने का पानी दूधिया हो जाएगा अगर अपन क्या करें चूने के पानी में CO2 डाले तो। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, खाने का सोडा है। दोस्तों बताएंगे इनमें से कौन सा सोडा क्या है, खाने का सोडा है ना। इनमें से बताएंगे खाने का सोडा कौन सा होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो दोस्तों खाने का सोडा है वो आपका दोस्तों होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जो भी साथी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों, बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, तुक्का नहीं मारना, क्योंकि अगली बार क्या है CET में आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना विद्यार्थियों, इस बार थोड़ी तैयारी भी क्या करें, दबा के कीजिए। ठीक है, नहीं तो भी 40% भी नहीं ले पाओगे, इसलिए बता रहा हूँ लग जाओ तैयारी में विद्यार्थियों। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक नहीं है। इनमें से बताओ कौन सा चालक विद्युत का चालक नहीं होता है। इनमें से दोस्तों बताना है इन पदार्थों में से कौन सा आपका विद्युत का चालक नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, तांबा या चांदी। तो देखो हीरा दोस्तों होता है ना, ये दोस्तों क्या है आपका विद्युत का कुचालक होता है, चालक नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। बताओ भाई प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है, वो आपको कमेंट करना है। एथेन, मेथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन। दोस्तों कमेंट करें प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है विद्यार्थियों। तो बिल्कुल आपका मेथेन ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, मेथेन। जो भी साथी भी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, कृत्रिम रेशम बनाने में हम दोस्तों आपको बताना है कि कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्न में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों कृत्रिम रेशे बनाने के लिए इनमें से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, देखिए ऑर्लोन का, PVC का, रेयान का या दोस्तों एक्रेलिक का। तो यहाँ पर आकर रहेगा रेयान। ठीक है दोस्तों, रेयान से क्या होता है आपका कृत्रिम रेशा बनता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, रेयान। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। आपने देखा अगर उसमें क्या होता है, रसोई में हैंडल होता है ना दोस्तों, आपको बताना है कि दोस्तों रसोई के बर्तनों के हैंडल बनते हैं ना, उसके लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। पॉलीथीन, नॉयलॉन, PVC या बेकेसाइट। तो आपको पता है दोस्तों वो हैंडल किससे बनते हैं विद्यार्थियों, बेकेलाइट से। किससे बनते हैं दोस्तों, बेकेलाइट से बनते हैं वो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। बिल्कुल आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। देखो है और नहीं का ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में क्या करता है थोड़ा दिमाग चलाता है, कहीं पे है डालता है कहीं पे नहीं डालता है ना। तो आपको पहले प्रश्न को ध्यान से पूरा पढ़ना है। आपसे पूछा दोस्तों लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। कांच का उपयोग, पानी, मिट्टियां, दोस्तों प्लास्टिक। अब देखो बना क्या रहा, लेंस बना रहा है भाई। लेंस बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती है क्या, मिट्टी नहीं चाहिए भाई इसमें, है ना। लेंस बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होगा। यह हो गया आपका अवतल उत्तल लेंस है ना, उससे पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है आपसे दोस्तों, आपको बताना है अवतल लेंस द्वारा दोस्तों प्रतिबिंब है ना, ये कैसा होगा।
फटाफट छापेंगे विद्यार्थियों। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब है विद्यार्थियों, वो आपका कैसा होता है? बहुत ही गजब का सवाल पूछा आपसे, देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। बहुत बढ़िया, एक बार सभी कमेंट करें साथियों कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना, बहुत ही शानदार गजब का सवाल है कि अवतल लेंस पर प्रतिबिंब दोस्तों है वो दोस्तों कैसा बनता है, किस तरीके से बनता है। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, सीधा वास्तविक व अनार्थिक, या उल्टा वास्तविक व अवसाइज, सीधा प्रभावी अनार्थिक, या दोस्तों सीधा आभासी साइज में बिंब से छोटा। फटाफट छापो कमेंट में दोस्तों, अभी देखते हैं कैसी तैयारी है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है विद्यार्थियों। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब दोस्तों कैसा बनता है? सीधा, आभासी और साइज से बिंब से छोटा। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? किस किस ने देखा इंद्रधनुष? पहली बात तो हर किसी ने देखा होगा इंद्रधनुष, है ना, बिल्कुल। तो दोस्तों आपको बताना इंद्रधनुष है वो किस कारण बनता है विद्यार्थियों? अपवर्तन और परिवेश प्रेक्षण के द्वारा, प्रकीर्णन और अपवर्तन के द्वारा, विवर्तन और अपवर्तन के द्वारा, या अपवर्तन और परावर्तन के द्वारा। बताओ दोस्तों इंद्रधनुष है ना वो किस कारण बनता है विद्यार्थियों? तो इसका दोस्तों कारण क्या रहता है? अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है ना, उससे दोस्तों क्या निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों है, मानव आंख का लेंस। दोस्तों आपको बताना है मानव आंख का लेंस होता है, लेंस वो कैसा होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है विद्यार्थियों, कभी उत्तल कभी अवतल, या दोस्तों इसकी प्रकृति व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है। तो देखो दोस्तों मानव आंख का लेंस होता है दोस्तों वो आपका उत्तल होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी विद्वान साथी ऑप्शन ए कमेंट करे, शानदार दोस्तों। दोस्तों अब जगह आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, बार बार नहीं बोलूंगा मैं आपको, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको सीईटी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का ना एसआई मात्रक कौन सा होता है। ठीक है, हॉर्स पावर, डायोप्टर, वॉट, या दोस्तों आपका मीटर। तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा क्या? डायोप्टर। ये दोस्तों क्या होता है? बिल्कुल लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, ए और बी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा डायोप्टर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ किस वर्ष स्थापित हुआ था? दोस्तों आपको बताना है भारतीय ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ है ये किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1948 में, 1969 में, 1977 में, या 1999 में? छापा कमेंट फटाफट एक बार सभी साथी, देखते हैं कैसे तैयारी आपने की है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों। ठीक है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ है ये कब दोस्तों आपका स्थापित होता है विद्यार्थियों? ये होता है दोस्तों 1969 में। ऑप्शन बी आपका सही है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह था? बताओ भाई दोस्तों, अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला आपका पहला भारत का उपग्रह कौन सा था? फटाफट कमेंट कीजिए। रोहिणी, या भास्कर प्रथम, चंद्रयान, या आर्यभट्ट। तो देखो दोस्तों अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? वो आपका आर्यभट्ट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हो दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी। वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाओ और वहाँ पर आपको इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी और क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कहाँ इसरो का केंद्र है? आपको बताना है इसरो। ठीक है ना, ISRO इसरो, है ना दोस्तों। आपको बताना है कि इसरो का केंद्र कहाँ पर है? शिलोंग में, कोटा में, कोहिमा में, या जैसलमेर में? तो बिल्कुल शिलोंग में क्या है दोस्तों आपका इसरो का केंद्र है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने मेंडल से पूछा है ना दोस्तों, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, उसी के बारे में पूछा दोस्तों। क्या पूछा देखते हैं सवाल कि दोस्तों मेंडल ने अपने दोस्तों ना, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने? 7, 8, 9 या 10? दोस्तों कमेंट कीजिए। मेंडल ने दोस्तों ने अपने प्रयोग के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो वो 7 लक्षण। ठीक है ना, 7 दोस्तों क्या थे इसमें? विषम लक्षण चुने गए थे। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई है ना, इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों कमेंट करना है। हमारे शरीर की बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों। दोस्तों शरीर में पूछा आपसे कि शरीर में दोस्तों है ना आनुवंशिक इकाई है ना, वो दोस्तों किसे कहते हैं? ठीक है, गुणसूत्र, डीएनए, जीन, या दोस्तों आपका केंद्रक। देखो बात आई आनुवंशिकता, तो बिल्कुल क्या रहेगा यहाँ पर? जीन ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी सी कमेंट करा, वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा आपका यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनता है? दोस्तों आपको बताना है कि डीएनए दोस्तों डीएनए
डीएनए में दोस्तों उपलब्ध कौन सा आपका यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनता है, ठीक है ना। तो देखिए एडिनिन, टायरोसिन, गुआनिन या साइटोसिन। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है दोस्तों, टायरोसिन है ये आपका अम्ल नहीं बनता है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र है ना दोस्तों, बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन से दो घटक हैं। इसके घटक कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र है ना, इसमें पूछा है इसके घटक कौन कौन से होते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। पादप तथा जंतु, पेड़ तथा खरपतवार, जैविक अजैविक या भूमि व जल। तो देखो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से विद्यार्थियों, जैविक व अजैविक, ऑप्शन सी आपका राइट है। जो भी साथी सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, परितंत्र शब्द का गठन किसने किया। दोस्तों कमेंट कीजिए, परितंत्र शब्द है इसका गठन किसने किया था। बिल्कुल इकल ने, हम्बोल्ट ने, टेंसले ने या ओडम ने, बताओ भाई। बिल्कुल दोस्तों परितंत्र शब्द इसका गठन किसने किया था, टेंसले ने। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। दोस्तों बताएंगे खाद्य जाल में पूछा है ना, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों कैसे होता है, एक दिवसीय होता है, द्विदिवसीय, चतुर्दिवसीय या त्रिदिवसीय। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, खाद्य जाल में दोस्तों ना आपका ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक दिवसीय होता है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। देखो पर्यावरण शब्द दोस्तों इसका सर्वप्रथम प्रयोग है ना वो किसने किया था, फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। पर्यावरण शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन से वो आपको कमेंट करना है। बहुत ही गजब का सवाल पूछा आपसे, पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम दोस्तों प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, वो थे आपके फिटिंग, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, पर्यावरण के है ना, पर्यावरण के संगठनों में सर्वाधिक सक्रिय परिमंडल कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि पर्यावरण के संगठनों में ना सबसे अधिक सक्रिय है ना वो पिरामंडल कौन सा है या परिमंडल कौन सा होता है, ठीक है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल या आपका पृथ्वी। तो देखो स्थलमंडल बहुत सक्रिय होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, निम्न में से सर्वाधिक उत्पादित परितंत्र है। दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों में से बताना है ना सबसे अधिक दोस्तों आपका उत्पादन परितंत्र कौन सा होता है, दलदली भूमि में, मरुस्थल, घास का मैदान या ध्रुवीय क्षेत्र। तो बिल्कुल यहाँ पर दलदली भूमि ऑप्शन आपका राइट है। ये क्या है दोस्तों आपका सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र होता है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों बताइए भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र वो कौन सा है, ठीक है ना। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी घाट है, बाट नहीं है, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखो दोस्तों भारत में सर्वाधिक है ना आपका जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, पूर्वी घाट है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। जो भी होनहार विद्यार्थी बी कमेंट करे राइट है आपका ऑप्शन, ठीक है विद्यार्थियों। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, द्वितीय चरण उपभोक्ता निम्न में से हैं। आपको बताना है दोस्तों द्वितीय चरण उपभोक्ता कौन सा है, फफूंद, शाकाहारी, हरे पौधे या शाकाहारी जीवों के भक्षक। तो बिल्कुल दोस्तों आपके द्वितीय चरण के उपभोक्ता कौन होते हैं दोस्तों, शाकाहारी जीवों के भक्षक क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके द्वितीय चरण के उपभोक्ता, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, किसी परितंत्र के घटक है। दोस्तों बताना है कि किसी है ना परितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं दोस्तों, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपयुक्त सभी। तो देखो जहाँ पर उपयुक्त सभी मिले ना, जहाँ पर उपयुक्त सभी हो वहाँ पर एक बार प्रश्न को देखना ध्यान से, ठीक है ना, तो खुद मालूम पड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, उपयुक्त सभी आएगा, इसमें उत्पादक भी आता है, उपभोक्ता भी आता है, अपघटक भी आता है, यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों। दोस्तों क्लास को कंप्लीट पूरा देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी कंप्यूटर वगैरह सब क्लासें आएगी, ठीक है। राजस्थान जी के कंप्यूटर हैं, भूगोल वगैरह सब यहाँ पर मैं करवाऊंगा आपको, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, निम्न में से उत्पादक हैं हरे पौधे, कवक, जीवाणु युक्त सभी। दोस्तों बताओ इनमें से है ना आपसे पूछा है इनमें से उत्पादक कौन है विद्यार्थियों, तो हरे पौधे। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है शानदार भाई। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, हरे पौधे या हरे पादप होते हैं ये किस पोषी स्तर में आते हैं। हरे पादप दोस्तों आते हैं ना ये कौन से पोषी स्तर में आते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में। तो देखो दोस्तों हरे पादप आते हैं ये दोस्तों आपके प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है सही है आपका उत्तर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, पहली फसल जिसका जीनोम अनुमत किया गया था। मतलब दोस्तों आपको बताना है सबसे पहले दोस्तों आपको बताना है किस फसल का है ना आपका जीनोम अनुक्रमित किया गया था, चावल का, गेहूं का, मक्के का या जई का। तो बिल्कुल सबसे पहले दोस्तों है ना
चावल की फसल का दोस्तों क्या है आपका जीनोम अनुमत किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था। आपको दोस्तों बताना है किस वर्ष है ना भारत में दोस्तों क्या हुआ था, भारतीय पेटेंट अधिनियम में ये आपका पारित हुआ था विद्यार्थियों। 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में। तो ये बिल्कुल आपका दोस्तों पारित होता है 1970 में, ठीक है ना। भारतीय पेटेंट अधिनियम कब दोस्तों पारित होता है आपका 1970 में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, पीसी कल्चर क्या है। एपी कल्चर, पीची कल्चर, सीपी कल्चर है, बहुत पढ़ा होगा आपने। तो बताओ पीची कल्चर क्या है विद्यार्थियों। मधुमक्खी का पालन करना, मछली पालन करना, मुर्गी पालन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सीधी बात है, पीची कल्चर में क्या आता है दोस्तों, मछली पालन, मत्स्य पालन। बिल्कुल पीची कल्चर में आती है आपकी, बिल्कुल पीची कल्चर में आती है आपकी मछलियाँ। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किस जीव को किसान का सच्चा मित्र या सहायक कहते हैं। कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। आपको बताना दोस्तों किसान का ना, किसान का सच्चा मित्र या सहायक किसे कहते हैं। कॉकरोच को, केचुए को, मधुमक्खी को या दोस्तों मक्खी को। तो देखो मक्खियाँ परेशान करती है ना, कॉकरोच भी काम कर रही चीज़। पर किसान का जो दोस्तों आपका सच्चा मित्र होता है, सहायक होता है, वो आपका होता है केचुआ। क्योंकि ये क्या करता है, ये वर्मी कंपोस्ट खाद उत्पादित करता है ना, किसान को फायदा देता है, सहायता करता है उसके काम में। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, अफीम का कौन सा भाग औषधीय महत्व है। अफीम की बात करें अपन दोस्तों डोडा वगैरह की, तो इसके दोस्तों पूछा, अगर आपने अफीम का पौधा देखा होगा आपको पता होगा। आपको बताना अफीम का कौन सा भाग क्या होता है आपका औषधि महत्व का होता है। जड़, तना, पुष्प या दोस्तों आपका फल। तो उसका फल होता है दोस्तों, वो क्या होता है आपका मेन होता है, औषधि होता है, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। आप कमेंट करोगे सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, और ये तो बहुत सरल है, मैंने पढ़ रखा खेजड़ी। पर भाई खेजड़ी ऑप्शन में है ही नहीं, क्या करेगा तू, है ना। एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है और ऑप्शन में खेजड़ी नहीं है, तो देखो प्रोसोपिस सिनेरिया, एकेसिया सेलेंगल, प्रोसोपिस चाइलेसियंस, यहाँ टेकोमेला अंडुलेटा। तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा आपका प्रोसोपिस सिनेरिया। ये क्या है खेजड़ी का, ये खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, वैज्ञानिक तरीके से क्या बोलते हैं, प्रोसोपिस सिनेरिया बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट है, ऐसे प्रश्न गलत करना ही मत, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है कि किस रक्त समूह को सर्वव्यापी या सर्वदाता कहते हैं। बताओ इनमें से कौन सा रक्त समूह क्या होता है, सर्वदाता होता है। ए बी या ओ। तो देखो दोस्तों ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है। ये क्या है आपका सर्वव्यापी दाता होता है ओ, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है, सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। व्यक्ति सामान्य स्थिति में, न तो उसे बुखार है और न कोई और बीमारी है, व्यक्ति क्या है बिल्कुल सामान्य स्थिति में, तो आपको दोस्तों बताना है कि उसके दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। 7.4, 6.8, 6.4 या 10.5। तो बिल्कुल 7.5 क्या होता है दोस्तों, एक स्वस्थ मानव के सामान्य मानव के रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग कितनी कैलोरी आपकी ऊर्जा प्राप्ति होती है। अपने पास क्या है दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, आपको बताना दोस्तों उससे अपन को है ना कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। 4 कैलोरी, 14 कैलोरी, 11 कैलोरी या 12 कैलोरी। तो देखो दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में दोस्तों क्या होता है 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है। आप कभी धूप में बैठोगे स्कूल में, है ना, आपने बोला होगा सर को सर गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, तो सर ने क्या बोला होगा, बेटा विटामिन मिल रहा है। उल्टा विटामिन कौन सा मिल रहा है, अरे विटामिन डी मिलता है दोस्तों धूप में बैठने से, है ना दोस्तों। धूप में बैठने से क्या होता है, अरे धूप में बैठने से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, ठीक है। मतलब क्या रहेगा आपका यहाँ पर, वो आपका रहेगा विटामिन डी। शानदार क्वेश्चन है आपका। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। व्यक्ति में प्रोटीन की कमी है तो बताओ उसको कौन सा रोग होगा, रिकेट्स, स्कार्वी या अस्टिमोलियोसाई या दोस्तों क्वाशियोकोर। तो आपको पता हड्डियाँ सूख जाती है प्रोटीन नहीं आएगी तो कौन सा रोग होगा, क्वाशियोकोर होगा, ठीक है ना। अगर व्यक्ति में दोस्तों क्या है प्रोटीन की कमी है तो क्या होगा, क्वाशियोकोर हो जाएगा, उसको ध्यान रख लेना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, विटामिन बी की कमी में है ना से शरीर में कौन सा रोग होता है। विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कार्वी और डी से रिकेट्स। आपको पता है
बिल्कुल पता है। तो बताओ दोस्तों, है ना, आपको बताना है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है बिल्कुल बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, है ना। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, क्या पूछा है आपसे? शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बताओ भाई, शरीर अपने इसमें है ना सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलेगी? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या विटामिन से? बताओ भाई, शरीर को दोस्तों सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? वो मिलती है बिल्कुल वसा से, ठीक है ना। शरीर में सबसे बड़ा दोस्तों क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, पर सर्वाधिक वसा मिलती है, ऊर्जा मिलती है विद्यार्थियों शरीर को, वो मिलती है वसा से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है कि वायरस जनित रोग कौन सा है? इनमें से बताना है कि वायरस जनित रोग कौन सा होता है। पोलियो वायरस से फैलता है क्या? प्लेग, कॉलेरा या टाइफाइड? जैसे कोरोना वायरस एक दूसरे को फैलता है, वैसे आपको बताना है वायरस वाला रोग कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो पोलियो क्या है दोस्तों? एक आपका वायरस यानी विषाणु जनित रोग है, ठीक है। जबकि दोस्तों कॉलरा, फ्लैग, टाइफाइड ये क्या है दोस्तों? आपके ये आपके जीवाणु जनित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका? पोलियो राइट है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, कालरा रोग होता है। बताओ कालरा रोग होता है दोस्तों आपका, ये बिल्कुल कैसा रोग होता है? बैक्टीरिया वाला होता है, वायरस द्वारा होता है, कीटों से या दोस्तों आपके टॉक्सिन से? तो कालरा दोस्तों रोग होता है ये आपका बैक्टीरिया द्वारा होता है। जो भी युवा साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। मैंने आपको देखो जो भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन थे वो करवा दिए, और अगर कोई एक आध क्वेश्चन छूटा है तो वो मैं अगली क्लास में लेके आ जाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बढ़िया तरीके से पढ़िए, मैं आपके साथ में हूँ। और अपन क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही कम समय में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। देखो अपने क्लास में तो फालतू बातें होती है, ओनली फॉर टॉपिक से मतलब है, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए मुझे, ठीक है ना। अगर आपकी भी रुचि है सीईटी पास करनी है तो जुड़ जाओ मेरे साथ में आज से ही, और बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए साथियों, कमेंट कीजिए क्लास कैसे लगी। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।